क्या हाल भाई। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जिस हिसाब से क्लास देख रहे हो उस हिसाब से हमारी इस बात को एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो आज हमारी इस चैनल पर काफ़ी दिनों बाद क्लास हो रही है, क्योंकि जो एडुक्वांटिस क्लासेस वाला चैनल है उस पर एक दो दिन से क्लासेस होती है डेली, लेकिन इस पर काफ़ी दिनों से कोई भी क्लास नहीं हुई। तो मेरे को लगा कि क्यों ना इस पे क्लास स्टार्ट की जाए, क्योंकि ये चैनल है काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, कुछ रिस्पॉन्स वगैरह भी नहीं आ रहा है, तो इस पे स्टार्ट किया जाए। तो भाई आज अपन करने वाले हैं इतिहास का चैप्टर 1। हाँ, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। कैसे हुआ था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, संपूर्ण अध्याय को हम बिल्कुल सरल और समझ में आए ऐसी भाषा में करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 18वीं शताब्दी से पहले जो यूरोप है वो अनेक छोटे छोटे राज्यों में, ठीक है, छोटे बड़े राज्यों में, जैसे छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था, रियासतों में, साम्राज्यों में बटा हुआ था। प्रत्येक राज्य पर अलग अलग राजा राजवंश शासन करते थे। जैसे हमारे राजस्थान में नहीं था क्या, जो राजस्थान है वो पहले अनेक रियासतों में बटा हुआ था और बाद में इसका एकीकरण हुआ 7 चरणों में। इसी प्रकार जो यूरोप है वो भी अनेक छोटे बड़े राज्यों और रियासतों और साम्राज्यों में बटा हुआ था और प्रत्येक राज्य पर अलग अलग राजा और राजवंश शासन करते थे। अब लोगों में क्या था कि उनके मन में या फिर उनको देश के प्रति एकता और राष्ट्रता होने की मतलब भावना ही नहीं थी। वो मानते ही नहीं थे कि कभी हमारा राष्ट्र है वो एक हो पाएगा या फिर राष्ट्र बन पाएगा या फिर देश में सब मिलकर एक होंगे या एकता आएगी, उनको ये सब नहीं लगता था। फिर भैया शुरुआत होती है 1879 की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। देखो 1879 की फ्रांसीसी क्रांति ने पहली बार क्या है, 1800 नहीं है शायद, माय मिस्टेक, सॉरी भाई सॉरी, 1700, ठीक है, 1700 जो 89 की क्रांति है, ठीक है, जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति है उसने पहली बार क्या किया, राष्ट्रवाद की भावना जगाई। फ्रांसीसी क्रांति ये कब हुई थी, 1789 में हुई थी और इसने पहली बार यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। इसके बाद पूरे यूरोप में मतलब स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीय एकता आंदोलन स्टार्ट हो गए। मतलब जब इस क्रांति ने यूरोप में बताया कि भाई आप भी एकजुट हो सकते हो, आप भी राष्ट्र का निर्माण कर सकते हो, तब लोगों के मन में एक भावना जगी कि हाँ, हम अपने हम अपने यूरोप को राष्ट्र बना सकते हैं और जितने भी अलग अलग छोटे बड़े राज्य हैं उनको एक कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, यूरोप में स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीय एकता के आंदोलन शुरू हो गए। और ये कब से स्टार्ट हुआ, जब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति ने पहली बार आंदोलन छेड़ा, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति हुई। अब बात समझते हैं राष्ट्रवाद है क्या। देखो राष्ट्रवाद क्या है, हाँ ये समझो, जो राष्ट्रवाद है क्या है, ये राष्ट्रवाद क्या है भाई। देखो राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें लोग अपनी भाषा, संस्कृति, इतिहास और परंपराओं के आधार पर स्वयं को एक राष्ट्र मानते हैं। मान लो अपने राजस्थान में क्या है, अपन अपनी वेशभूषा से, अपने जन्म स्थान से, अपनी संस्कृति से, अपनी बागड़ी, मारवाड़ी हैं और शेखावटी, ये सारी क्या बोलियां हैं, इनकी वजह से हम क्या मतलब स्वयं को एक राष्ट्र मानते हैं, ठीक है, तथा स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करते हैं। आ गई बात समझ में। अब इसको एक सिंपल परिभाषा बताऊं, राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें लोग अपनी भाषा, संस्कृति, इतिहास और परंपराओं के आधार पर स्वयं को मानते हैं या स्वयं को एक राष्ट्र मानते हैं तथा स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं, ठीक है। अब सरल परिभाषा और समझो, जब किसी देश के लोग अपने राष्ट्र की एकता, स्वतंत्रता और विकास के लिए मिलकर कार्य करते हैं तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि आज अपने राज्य में या आप आज अपने राजस्थान या फिर भारत में मान लो देश के जो जितने भी लोग हैं भारत देश के, वो एक साथ मिलकर स्वतंत्रता और विकास के लिए मतलब कार्य करते हैं, मिलकर साथ में कार्य करते हैं, तो वो क्या है, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। मतलब उनके अंदर राष्ट्र के प्रति भावना जगी है, ठीक है, राष्ट्रवाद है वो। अब राष्ट्र क्या है, देखो अब राष्ट्रवाद तो समझ लिया आपने, क्या है राष्ट्रवाद। देखो जब किसी देश
के लोग अपने राष्ट्र की एकता, स्वतंत्रता और विकास के लिए मिलकर कार्य करते हैं तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है भैया, ये बात तो सही है, लेकिन राष्ट्र क्या है फिर? ये तो राष्ट्रवाद हो गया ना, तो राष्ट्र क्या है? अच्छा, ये भी बात ठीक है। तो अब बात करते हैं राष्ट्र क्या है। राष्ट्र क्या है? देखो, राष्ट्र क्या है? राष्ट्र उन लोगों का समूह है जिनकी भाषा समान होती है, यानी कि जिनकी भाषा समान होती है, जिनकी संस्कृति समान होती है, जिनकी संस्कृति समान होती है, जिनका मतलब एक ही क्षेत्र में रहते हैं या फिर जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं। जैसे अपन राजस्थान में रहते हैं, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो इसी प्रकार अलग अलग राज्य में जो एक ही स्थान पर रह रहे हैं वो क्या है? राष्ट्र है। और जैसे मान लो जिनका इतिहास समान हो, जैसे हमारा पीछे का इतिहास देखें तो क्या है? राजस्थान इतिहास, जिनका इतिहास क्या हो? समान हो, और ये सब क्या है? राष्ट्र है। ठीक है, राष्ट्र क्या है? राष्ट्र होता है भैया, सरल भाषा में समझे तो एक राज्य। क्या होता है? राज्य। ये है राज्य। राज्य यानी कि इंग्लिश में बोले तो स्टेट। और जैसे राजस्थान स्टेट है, हरियाणा स्टेट है, पंजाब स्टेट है, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश स्टेट है। तो ये क्या है? राज्य है, और यही क्या है? राष्ट्र है। और भारत भी क्या है? पूरा का पूरा राष्ट्र है, क्योंकि राज्य के अंदर छोटे छोटे जिले आते हैं और पूरे भारत के अंदर छोटे छोटे राज्य आते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब समझो, जब किसी राष्ट्र के लोगों का अपना स्वतंत्र शासन हो और वो स्वयं अपने देश का संचालन करे तो उसे राष्ट्र राज्य कहा जाता है। राष्ट्र राज्य किसे कहा जाता है? जब किसी राष्ट्र के लोगों का अपना स्वतंत्र शासन हो, यानी कि लोग अपने उम्मीदवार को अपनी इच्छा से जितवाते हैं और शासन करवाते हैं कि भैया आप हमारे राज्य की जो कार्य प्रगति है उसको आगे चलाइए, तो वो क्या हो गई? वो क्या है? राष्ट्र राज्य है। ठीक है, और वे स्वयं देश का संचालन करें तो उसे क्या बोलते हैं? राष्ट्र राज्य। अब यूरोप की स्थिति समझो। यूरोप की स्थिति 1789 से पहले क्या थी? जो 1789 है, इससे पहले क्या थी? इससे पहले ये थी कि कोई राष्ट्र एकता नहीं थी, मतलब किसी के अंदर कोई भाव नहीं था। राष्ट्र एकता क्या थी? नहीं थी, बिल्कुल भी राष्ट्र एकता बिल्कुल नहीं थी। छोटे छोटे राज्य थे। क्या थे? छोटे छोटे राज्य थे। आगे बात समझ में? राजाओं का पूर्ण अधिकार था, यानी कि कोई सरकार वगैरह नहीं चलती थी। आज हमारे इंडिया में तो सरकार शासन करती है, पहले क्या था कि राजा वगैरह शासन करते थे। तो क्या करते थे? राजा शासन करते थे। ये बात हो रही है 1789 से पहले की, यूरोप की, कि 1789 से पहले यूरोप कैसा था। ठीक है, और जैसे जनता को कोई अधिकार नहीं होता था, यानी कि जनता कोई फैसला नहीं ले सकती। मान लो राजा ने जो कह दिया वो कह दिया, जनता उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकती थी, यानी कि जनता को कोई राइट्स उपलब्ध नहीं थे या अवेलेबल नहीं थे, या फिर मान सकते हो जनता को अधिकार नहीं था, कोई भी अधिकार नहीं था। ठीक है, जनता को क्या नहीं था? कोई भी अधिकार नहीं था। आगे बात समझ में? अब देखो, समझो बात। अब किसानों पर भारी कर लगाए दिए जाते थे। अब क्या होता है कि जब राजा शासन करता है तो वो अपने हिसाब से शासन करेगा। आज मान लो आज भी कई ऐसे देश हैं जिन पे राजतंत्र चलता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जब राजा ने एक बार बोल दिया कि इतना कर देना है तो देना है। आप आंदोलन नहीं कर सकते उसके विरुद्ध, आप उसके विरुद्ध बोल नहीं सकते, आपको वो कर देना पड़ेगा। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है कि लोगों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है, उसको अगर मतलब वो कोई गलत नियम लाएगा तो लोग उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, उसके विरुद्ध खड़े हो सकते हैं, उसे पद से गिरा भी सकते हैं। ठीक है, तो राजतंत्र और लोकतंत्र में काफ़ी बड़ा अंतर होता है। अब जब 1789 है तो उससे पहले क्या था? यूरोप में कोई मतलब राष्ट्रीय एकता नहीं थी, छोटे छोटे राज्य थे, राजाओं का पूर्ण अधिकार था, जनता के पास कोई अधिकार नहीं था। जो सामंत यानी कि जमींदार है वो बहुत शक्तिशाली होते थे। जैसे आज के टाइम नहीं, पहले क्या होता था, जितने भी बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास
मतलब ज़्यादा ज़मीनें होती थी, वो क्या थे, शक्तिशाली थे। किसानों पर भारी कर लगा दिए जाते थे, राजा वगैरह थे वो किसानों पर भारी कर लगाते थे, जिससे किसान नहीं चुका पाते थे, ठीक है, और गरीबों का शोषण होता था। आगे बात समझे। तो ये तो स्थिति थी 1789 से पहले यूरोप की। अब महत्वपूर्ण राजवंश समझो। यूरोप में मुख्य रूप से निम्न राजवंश शासन करते थे। कौन कौन से? यूरोप में मुख्य राजवंश, ठीक है। यूरोप में मुख्य राजवंश की बात करें तो एक तो हो गया हैब्सबर्ग, ठीक है, ये तो हो गया हैब्सबर्ग। और एक हो गया बोबर्न। अगला हो गया अपना रोमानोव, ठीक है। ये मुख्य क्या थे? शासक थे या शासन करते थे, जो राजवंश थे वो शासन करते थे। अब बात करते हैं, इसका शासन जनता की इच्छा से नहीं बल्कि वंशानुगत अधिकार से चलता था। अब समझो वंशानुगत अधिकार क्या होता है। जैसे मान लो कोई राजा है, उसकी मृत्यु के बाद उसकी गद्दी पे कौन बैठेगा? या जनता का कोई चुना गया प्रतिनिधि। हमारे मतलब लोकतंत्र में तो ये होता है कि अगर किसी की सीट खाली हो जाती है तो जनता दोबारा से चुनाव करती है और जो प्रतिनिधि जीतता है उसी को वो गद्दी मिलती है। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है कि राजा की मृत्यु के बाद उसके जो पूर्वज है, जो पीढ़ी के लोग हैं, यानी कि उसका पुत्र हो गया, पुत्री हो गई, तो वो क्या करेंगे? उस खाली राजगद्दी पर बैठकर शासन करेंगे। तो क्या था वहाँ पे? मतलब वंशानुगत अधिकार था, यानी कि जनता की इच्छा हो या ना हो लेकिन शासन तो उनका ही वंश करेगा, ये था। अब जो फ्रांसीसी क्रांति है वो 1789 में हुई। अब फ्रांसीसी क्रांति थी क्या? मतलब मान लिया कि ये जो क्रांति है 1789 में हुई, लेकिन ये थी क्या? अब इसके बारे में जानते हैं। देखो 1789 में फ्रांस की जनता ने अत्याचारी राजा लुई 16वें के विरुद्ध विद्रोह किया था। कब? 1789 में राजा लुई 16वां इसके विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह शुरू कर दिया था। इस घटना को क्या कहते हैं? फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। अब जो ये राजा था ना, वो बड़ा निर्दयी और अत्याचारी था। तो जनता ने क्या किया? परेशान होकर 1789 में एक क्रांति छेड़ी कि भैया अब हमसे और ज़्यादा सहन नहीं किया जाएगा, अब हम तुम्हारे विरुद्ध क्रांति करेंगे। तो इन्होंने 1789 में राजा लुई 16वां उस वक्त शासन कर रहा था और बड़ा निर्दयी था, तो उसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, यानी कि क्रांति छेड़ दी। तो इसी क्रांति को क्या कहा गया? फ्रांसीसी क्रांति। देखो अब फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? एक तो निरंकुश राजशाही, आप देख लेना आपकी बुक में ये होगा फ्रांसीसी क्रांति के कारण। क्या कारण थे? एक तो निरंकुश राजशाही, ठीक है। अब निरंकुश राजशाही यानी कि राजा के पास असीमित अधिकार है और जनता के पास कोई अधिकार नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है। मतलब जनता कुछ करे या ना करे, लेकिन राजा ने जो बोल दिया वो करना पड़ेगा। तो ये क्या था? निरंकुश राजशाही। इसमें क्या था कि जनता के पास कोई भागीदारी नहीं थी, कोई अधिकार नहीं था, लेकिन राजा के पास असीमित अधिकार थे। राजा जैसा चाहे वैसा कर सकता है। फिर आर्थिक संकट की बात करें, ये भी एक बड़ा कारण है। तो फ्रांस पर क्या था? बहुत अधिक कर्ज था उस टाइम। जो फ्रांस के लोग थे, मतलब जो फ्रांस का राजा था, उसने काफ़ी बड़ा कर्ज ले रखा था, ठीक है। युद्ध में अत्यधिक धन खर्च होता था। मतलब जो राजा है वो युद्ध में ज़्यादा पैसा ऐसे वेस्ट करता रहता था, लगाता रहता था, लेकिन आम जनता पर कोई ध्यान नहीं देता था। और युद्ध में ज़्यादा पैसा लगाने के कारण वो उस देश पर, जो फ्रांस है, फ्रांस पर कर्ज क्या हो गया? काफ़ी बढ़ गया। और जो राज परिवार है विलासिता का जीवन जी रहा था, यानी विलासिता यानी कि एकदम शहंशाह वाली ज़िंदगी जी रहा था। तो इससे क्या हुआ? आम जनता के ऊपर तो कर्ज, अब जब कर्ज बढ़ेगा तो वो पैसा भी वसूल किससे करेगा? आम जनता से करेगा। तो यही हो गया, फिर कर्ज बढ़ने लगा और जनता परेशान हो रही है कि राजा तो पैसे उड़ा रहा है ऐसे बेफालतू के और जनता उसे भर रही है।
तो ये तो गलत है। फिर बाहरी कर, अब कर देखो, कर केवल गरीबों और किसानों से वसूले जाते थे। ये नहीं कि बड़े बड़े ज़मींदार हैं तो उनसे पैसे ले लिए जाए, नहीं। जो मतलब गरीब है, जिनके पास ज़मीनें कम हैं, जो छोटे किसान हैं, उनसे क्या लिए जाते थे? कर लिए जाते थे। और वो कर भी छोटी सीमा में नहीं होते, भारी कर होते थे, जिनको शायद किसान अपनी सारी जितनी भी जमा पूंजी होती थी, फसल होती थी, वो बेचने के बाद भी वो कर चुकाना मुश्किल था, ठीक है। अब जबकि जो पादरी वर्ग है यानी कि सामंत, अधिकांश करों से मुक्त थे। अब पादरी वर्ग वाले थोड़े ठीक है, मीडियम मतलब बढ़िया लोग मानते थे उनको, क्योंकि उनके ऊपर इतना कर नहीं लगता था, ठीक है। सामाजिक असमानता हो गई, चौथा पॉइंट मान लो, सामाजिक असमानता, यानी कि समाज जो है 3 वर्गों में विभाजित था। या एक तो प्रथम वर्ग था जो पादरी था, और द्वितीय वर्ग था वो सामंत था, तृतीय वर्ग था वो किसान, मजदूर, व्यापारी, वकील, शिक्षक और सामान्य जनता का। आ गई बात समझ में। सबसे अधिक कर केवल तीसरे वर्ग को ही देना पड़ता था, क्योंकि जो ऊपर वाले 2 वर्ग है वो क्या थे? राजा के मतलब खास थे, राजा उनसे ज़्यादा कर नहीं लेता था। लेकिन जो तृतीय वर्ग में आते थे, जो किसान हो गए, मजदूर हो गए, वकील हो गए, शिक्षक हो गए, व्यापारी हो गए, और सामान्य आम जनता भी उसके अंदर आती थी, तो उनसे वो क्या करता था? कर लेता था। अब इस चैप्टर को अपन कहानी टाइप पढ़ रहे हैं, यानी कि स्टोरी वाइज। और जब भी हम किसी चीज़ की स्टोरी पढ़ते हैं तो वो बढ़िया से समझ में आता है। हम पेन लिए ऐसे पढ़ते जा रहे हैं तो वो क्या है? समझ में नहीं आता। उस चीज़ को समझना क्या है? थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन एक कहानी के थ्रू अगर उस चीज़ को बताया जाए और गौर से सुना जाए और उस हर एक बात पर ध्यान दिया जाए, तो मेरे भाई अच्छे तरीके से याद भी रहेगा और वो चीज़ समझ में भी आएगी, ठीक है। देखो, सबसे अधिक कर मतलब ये तो मैंने बता ही दिया कि जो सबसे अधिक कर है वो किससे लिया जाता था? तीसरे वर्ग से लिया जाता था। और तीसरे वर्ग में जो अपने वकील साहब हो गए, व्यापारी साहब हो गए, किसान जी हो गए, और कौन हो गया? वकील, व्यापारी, किसान, मजदूर और आम जनता। अब इनसे कर लिया जाता था। और बाकी जो 2 वर्ग थे, यानी कि पादरी और सामंत, इनसे कोई कर नहीं लिया जाता था, ठीक है। आ गई बात समझे। अब फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख नारे सुनो। एक तो था सबसे प्रसिद्ध नारा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यही फ्रांस की क्या थी? पहचान बन गया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, यही क्या बन गया? फ्रांस की पहचान बन गया। अब फ्रांसीसी क्रांति का महत्व समझो। इस क्रांति ने क्या किया? राजतंत्र की शक्ति कम कर दी और जनता को सर्वोच्च शक्ति दी, लोकतंत्र की शुरुआत करी और राष्ट्रवाद को जन्म दिया। अब देखो, जो समानता का अधिकार दिया, जब लोगों को समानता का अधिकार मिला तो लोगों के अंदर भी एक क्या भावना जगी कि हाँ, हमें भी क्या करना चाहिए? इनका साथ देना चाहिए और अपने राष्ट्र निर्माण में, जो राष्ट्र निर्माण की इन्होंने मुहिम चलाई है, उसमें इनका साथ देना चाहिए, ठीक है। तो उनको समानता का अधिकार दिया गया। पूरे यूरोप में जो स्वतंत्रता की भावना थी वो फैलाई गई। राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए नए नए कदम उठाए गए, ठीक है। जो क्रांतिकारियों ने पूरे फ्रांस में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। समान कानून, पूरे देश में एक ही कानून लागू किया गया, यानी कि सिर्फ एक कानून लागू होगा। सबको समानता का अधिकार है, किसी के मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी को कर देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक समान प्रशासन होगा, यानी कि सभी क्षेत्रों में एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था होगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आंतरिक कर समाप्त, यानी कि जो राजा वगैरह आंतरिक कर लेते थे ना, जिसे हिडन चार्ज बोलते हैं आज के टाइम में, तो वो समाप्त कर दिए गए। राज्यों के बीच लगने वाले कर थे वो भी समाप्त कर दिए गए। समान तौल एवं माप, पूरे देश में एक जैसी तौल और माप प्रणाली लागू की गई। राष्ट्रीय भाषा फ्रेंच भाषा को क्या घोषित कर दिया गया? राष्ट्रीय भाषा, यानी कि जो फ्रांस की भाषा है वो क्या है? फ्रेंच, और उसको क्या मतलब घोषित कर दिया? राष्ट्रीय भाषा की, यानी कि आज से हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या होगी? फ्रेंच होगी, ठीक है। क्षेत्रीय बोलियों का उपयोग कम किया गया। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया गया, यानी कि फ्रांस का नया राष्ट्रीय ध्वज लाया गया और उसे अपनाया गया। राष्ट्रीय गान, यानी कि राष्ट्रीय गीतों का प्रचार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा, यानी कि विद्यालयों में राष्ट्रभक्ति की शिक्षा दी जाने लगी। नेपोलियन बोनापार्ट, किसने सुना है इसका नाम? नेपोलियन बोनापार्ट।
फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक बना। कौन बना इस क्रांति के बाद? ये जो क्रांति है इसके बाद फ्रांस का शासक कौन बना? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, उसने क्या किया कि पूरे यूरोप में कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जैसे नेपोलियन संहिता 1804, यानी कि 1804 में नेपोलियन ने सिविल कोड लागू किया। इसे नेपोलियन संहिता कहा जाता है। नेपोलियन संहिता किसे कहा जाता है कि 1804 में नेपोलियन ने सिविल कोड लागू किया। उसे क्या बोला जाता है भाई? लागू किया, उसे क्या बोला जाता है? नेपोलियन संहिता। ठीक है, नेपोलियन संहिता की क्या क्या विशेषता थी? देखो, सभी नागरिक कानून की नज़र में समान है। जैसे हमारे इंडिया में होते हैं ना कि संविधान की नज़र में सब के सब क्या है? बराबर है। ठीक है, और सामंती अधिकार समाप्त कर दिए गए। संपत्ति की सुरक्षा, व्यापार की स्वतंत्रता, कानून की एकरूपता, निजी संपत्ति को संरक्षण। नेपोलियन के जो कार्य का प्रभाव है वो क्या था? बिल्कुल सकारात्मक पड़ रहा था। लोगों को सारे ज़रूरी जितने भी अधिकार थे वो मिल रहे थे और लोग क्या थे? उस शासक से बड़े खुश थे। तो कैसा प्रभाव पड़ा फिर नेपोलियन के कार्यों पर? बढ़िया सकारात्मक प्रभाव पड़ा। राष्ट्रवाद फैला, आधुनिक कानून बने, सामंतवाद कमज़ोर हुआ, प्रशासन मजबूत हुआ। नकारात्मक प्रभाव है वो सारे तहस नहस हो गए। अब नेपोलियन क्या हो गया? नेपोलियन तानाशाह बन गया, कई देशों पर जबरन कब्जा किया, अब भारी कर लगाए, लोगों की स्वतंत्रता सीमित की। इस कारण यूरोप के अनेक देशों में फ्रांस के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। अब बोर्ड परीक्षा, ठीक है, आगे बात समझे। अब बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य सबसे पहले इतना बता देता हूँ। ठीक है, 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, 1804 में नेपोलियन संहिता और राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी फ्रांस से। और फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा था वो था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। नेपोलियन संहिता की बात करें तो 1804 में। ठीक है, अब समझ लो, राष्ट्रवाद है वो राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता की भावना है। राष्ट्र सम्मान, संस्कृति, भाषा और इतिहास वाले लोगों का समूह है। राष्ट्र राज्य ऐसा राज्य जहां राष्ट्र का अपना शासन हो। राजतंत्र राजा द्वारा चलाए जाने वाला शासन था। सामंतवाद जमींदारों और सामंतों की व्यवस्था थी। लोकतंत्र क्या था? जनता द्वारा चुनी गई सरकार। ठीक है, तो ये सारे मेन ऑफ पॉइंट थे आज जो हमने कवर किया उसके। अब राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें लोग अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता, एकता और विकास के लिए मिलकर कार्य करते हैं। तो वो क्या है? राष्ट्रवाद है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। नेपोलियन संहिता कब लागू हुई थी? 1804 में। फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? तो इसने क्या किया कि पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की भावना का प्रसार किया। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास 1 था वो इस चैप्टर का यहीं पर समाप्त होता है। और आशा करते हैं कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि अपन ने इस चैप्टर को एक स्टोरी वाइज पढ़ा है। और जब भी आप किसी चैप्टर को स्टोरी के साथ पढ़ना सीख जाओगे तो आपको लिखने, उसको बार बार रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो मैं यही मुहिम चला रहा हूँ कि जितने भी चैप्टर है उनको स्टोरी वाइज यानी कि स्टोरी के साथ पढ़ाया जाए, ताकि जो स्मार्ट स्टडी है वो इंक्रीज़ हो। आज के टाइम में क्या है कि बच्चे क्या करते हैं कि किताब खोल के ऐसे बैठे बैठे पढ़ने लगते हैं तो वो बोर हो जाते हैं। लेकिन उस चीज़ को अगर स्टोरी के हिसाब से, यानी कि जिस प्रकार हम बचपन में जब 1st, 2nd, 3rd क्लास तक पढ़ रहे थे तब क्या था कि हम स्टोरी याद करते थे तो वो हमें जल्दी याद होती थी। तो यही कॉन्सेप्ट हमें आज की जो अभी स्टडी चल रही है, यानी कि 10th, 9th, 11th, 12th, उसमें अप्लाई करना चाहिए। स्टोरी के साथ चैप्टर पढ़ोगे तो बढ़िया से याद होंगी। हाँ, शुरुआत में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास और 5 क्लास तक आपको बहुत कम समझ में आ सकता है। लेकिन अगर 5 क्लास तक आप लगातार या कंसिस्टेंसी के साथ बने रहे तो भाई आपको 6ठी क्लास में यही स्टोरी चैप्टर बहुत आसान लगने लग जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।